Welcome back once again in the online class of Shri Ram Public School, and here we are with the subject of macroeconomics for 12th class. और इसमें हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई थी विच वाज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज हमें उसमें फर्स्ट पार्ट इनकम डिटर्मिनेशन पर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आई होप यू पीपल वुड हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आई वॉज वेरी हैप्पी इन द डाउट सेशन कि आप लोग सब लोग रिप्लाई कर रहे थे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सो वंस अगेन वी विल रिवाइज इट वेरी फास्टली। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स में फर्स्ट वन है आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अलॉन्ग विद दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और थर्ड वन हो गया आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फोर्थ वन नेट एक्सपोर्ट। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो हाउस होल्ड्स के यानी हमारे घरेलू जो भी कुछ डिमांड होती है वो आ गई आपकी प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन में। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ओन की गई या इन्वेस्ट की गई जितनी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, ये सारी चीज़ें आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पर आ गई। और थर्ड जो कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें आपके गवर्नमेंट के थ्रू किए जाने वाले सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूड हो गए। अब वो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं वो भी आ गए। फोर्थ वन में आपके जो आप नेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि अपनी इकोनॉमी से ऊपर, इंपोर्ट से ऊपर जो आप सेकेंड इकोनॉमी में जो कुछ भी आप सेंड कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो आपका नेट एक्सपोर्ट के थ्रू कैलकुलेट हो जाता है। और ये चारों मिलकर आपके जो है वो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। तो ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट द ग्राफ और कर्व ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जो एग्रीगेट डिमांड है उसका कर्व किस तरह से होता है और किस तरह से स्लोप होता है, एजम्पशन क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या रिलेशनशिप होगा इनकम और कंजम्पशन का, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन टुडेज लेक्चर। सो लेट्स प्रोसीड। यस, देखिए एडी शेड्यूल मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। एडी शेड्यूल मीन्स टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको, सी इनकम लेवल आपकी 0 है, ओके, तो भी कंजम्पशन 20 है, इन्वेस्टमेंट 20 है। यहाँ पर कुछ एक बेसिक एजम्पशन जो है यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की वो हम पहले ही स्टडी कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ एंड लिसन केयरफुली। देखो फर्स्ट एजम्पशन तो ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 2 सेक्टर मॉडल पर काम कर रही है, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पर वर्क कर रही है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ इनकम है और कंजम्पशन है, या फिर कह लीजिए एक कंज्यूमर है और एक मार्केट है गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट। यानी कोई और इकोनॉमी एग्जिस्ट करती हो ऐसा भी नहीं हम मान रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम गवर्नमेंट का रोल भी इकोनॉमिक सेक्टर में 0 मान ले रहे हैं। फिर हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट और कंज्यूमर इन 2 चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इनकम किस तरह से बढ़ेगी किसी कंज्यूमर की, और इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन किस तरह से बढ़ेगा, वो मार्केट में किस तरह के से एक्सपेंस करेगा अपनी इनकम को, ये चीज़ हम बेसिकली आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों किया गया है वो भी समझ लो। देखो ऑल्दो ये सही है, एग्रीगेट डिमांड कहीं पर भी आप अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो तो मैक्रो में यानी ब्रॉड लेवल पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपका सी प्लस जो है आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट, ये चारों कंपोनेंट्स को मिलाकर ही एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। दैट इज़ ट्रू। लेकिन इसके अलावा एक बात और भी सच है, दैट अकॉर्डिंग टू योर क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम और द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय CBSE बोर्ड, आपको जो लास्ट 2 सेक्टर्स हैं या लास्ट 2 कंपोनेंट्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सेक्टर, इसको अभी इंक्लूड करके चलना है। क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि अभी एक साथ
सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन या सारी चीज़ों की स्टडी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। दीज थिंग्स यू विल स्टडी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसको बारी बारी से समझाने की कोशिश की गई है। इकोनॉमिक्स के बहुत फेमस प्रोफेसर हुए हैं कीन्स, हाँ, एंड ही हैज़ रिटन अ फेमस बुक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। तो अभी आज हम जो है उसी के बेसिस पर, उस बुक में जो उन्होंने कीन्जियन थ्योरी दी हुई है उसके बेसिस पर ही स्टडी करेंगे, और यही आपके सिलेबस में 12th में दिया हुआ है। सो वी विल स्टडी अबाउट द कीन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। किसी कंट्री की, अब यहाँ इनकम से पर्सनल या इंडिविजुअल इनकम से बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एक देश या एक इकोनॉमी की क्या इनकम लेवल होनी चाहिए कि उस कंट्री में रहने वाले हर सिटीज़न को, या फिर कह लीजिए उस इकोनॉमी में इन्वॉल्व हर एक जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको इन्वॉल्व किया जा सके या उसको एम्प्लॉयड किया जा सके, यानी एम्प्लॉयमेंट आपका 100% हो। क्या इनकम लेवल हो इकोनॉमी का कि एम्प्लॉयमेंट 100% हो। इसको जस्ट अपोजिट कर लीजिए कि आपका कंजम्पशन कितना हो, इकोनॉमी का कंजम्पशन कितना हो कि जो इनकम है वो आपकी पर कैपिटा इनकम इतनी हो कि इकोनॉमी का हर एक पर्सन उसमें एम्प्लॉयड माना जा सके। बेसिकली यही कीन्जियन थ्योरी है। रिलेशनशिप स्टडी करना इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए या कितनी इनकम जो है वो बढ़ाई जाए इकोनॉमी के लेवल पर। नेशनल इनकम को हम कितना बढ़ा लें कि हमारी पर कैपिटा इनकम हर एक की वो एक अच्छी इनकम लेवल पर आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ, ये रिलेशनशिप हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, जहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अबाउट द इन्वेस्टमेंट। जो आपके सेकेंड दो आपके जो पार्ट हैं गवर्नमेंट और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिलेशनशिप, वो अभी नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम, इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशन होता है किसी पर्सन की इनकम के साथ में, ये हम सेकेंड पार्ट में, इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो है एग्रीगेट डिमांड, अभी आप पहले देखिए एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो पहला अजम्पशन तो ये हो गया कि एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ दो कंपोनेंट्स होंगे, सी एंड आई, ठीक है। ये फर्स्ट एजम्पशन हो गया। सेकेंड एजम्पशन की मैं बात करूं तो सेकेंड एजम्पशन में हम मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है आई इज़ ऑटोनोमस या कांस्टेंट, ठीक है। आई ऑटोनोमस है, यहाँ पर बार लगाने का मतलब, आई के ऊपर बार लगाने का मतलब है कि आई कांस्टेंट है। किसी पर्सन की इनकम कितनी भी बढ़ रही है, या आप कह लीजिए नेशनल इनकम इकोनॉमी की कितनी भी बढ़ जाए या घट जाए, हम अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इन्वेस्टमेंट हमारी उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेकेंड एजम्पशन, जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मान रहे हैं। और क्यों मान रहे हैं वो भी बता दें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा आसानी से समझने के लिए ये एज्यूम किया जा रहा है, हाइपोथेटिकली ये एज्यूम किया जा रहा है दैट इन्वेस्टमेंट इज़ कांस्टेंट। It doesn't matter however means whatever the person's income is, it will remain constant, the investment will remain constant, okay। ये दो assumption मानकर तब हम एग्रीगेट डिमांड के कर्व की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब आप यहाँ पर ये शेड्यूल पहले समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आप देख लो, ये जो है ये क्या है, आपकी कांस्टेंट बनी हुई है, यानी ऑटोनोमस है, कांस्टेंट है। जब इनकम ज़ीरो है तभी भी इन्वेस्टमेंट 20 है, ठीक है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि कुछ सेविंग्स हैं, और इसके अलावा हम जो है ये देखते हैं कि कंजम्पशन, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ में जब इनकम ज़ीरो थी तभी भी ये देखने वाली बात है कि कंजम्पशन ज़ीरो नहीं था। तो अगर 1 मार्क या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम्स में ये आपसे पूछ ले कैन इन्वेस्टमेंट या कैन कंजम्पशन बी ज़ीरो एट ज़ीरो इनकम लेवल, तो इट विल बी नो, the consumption cannot be zero even at a zero income level because a person or the human needs, some human needs are basic human needs without which human beings cannot survive।
आप कमाएं या नहीं कमाएं, लेकिन आपको खाना चाहिए ही चाहिए, आपको कपड़े चाहिए ही चाहिए। इफ़ यू आर सिक यू नीड द मेडिसिन वेदर यू आर अर्निंग और नॉट अर्निंग। तो ये कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिनको आपको फुलफ़िल मतलब जिनको आप फुलफ़िल करते ही करते हैं, ठीक। तो ये क्या है आपका, ये है कंजम्पशन का एक एजम्पशन, जहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि इवन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम द कंजम्पशन डज नॉट बिकम्स ज़ीरो। तो ये हमने फर्स्ट देखा। उसके बाद में सेकंड चीज़ देख रहे हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमारी कांस्टेंट है, वो तो बढ़ नहीं रही है, तो कंजम्पशन हमारा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, इन्वेस्टमेंट और जो आपका इनकम है, शेड्यूल में ही आपको नोटिस कर लेना है ये चीज़ कि इनके बीच में जो डिफरेंस है, हाँ, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका कंजम्पशन है। हाँ, कैसे, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई, ये हमने कहा हुआ है। अब आई तो कांस्टेंट है, उतने का उतना ही है यहाँ पर आपका, तो जितना इनकम बढ़ेगी उतना ही आपका एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो भी बढ़ता चला जाएगा। या एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए 2020 40 है, इनकम लेवल 0 है, नेक्स्ट 40 हुआ, ठीक है, 40 हुआ तो यहाँ ये तो 20 ही है, कंजम्पशन में इंक्रीज़ हो जा रहा है 50, ठीक है, और 50-20 कितना हो गया, 70 हो गया। डिफरेंस 70 एग्रीगेट डिमांड में से अगर आप इन्वेस्टमेंट को हटा दीजिए तो कंजम्पशन बचा 50, ठीक है, और इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। और दैट इज़ वाई ये जो एक सेम डिस्टेंस है इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व में, वो आपको पैरेलल मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है वही आपकी इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए ये डिफरेंस यहाँ इस पॉइंट पर भी उतना ही होगा जितना कि इस पॉइंट पर या उसके आगे कहीं इस पॉइंट पर, ठीक। तो ये हो गया आपका थर्ड जो एजम्पशन है। अब आप आगे कर्व की तरफ देखिए, कर्व क्या है, कर्व में आप देख लीजिए फटाफट से। तो वी कैन सी दैट जब हमने यहाँ पर आई को क्या मान लिया है, आई को तो हमने कांस्टेंट मान लिया है, यहाँ पर देख लीजिए ऑटोनोमस है, ठीक है। इसके बाद में दैट इज़ वाई ये ऑटोनोमस है, इसी वजह से ये पैरेलल लाइन की तरफ शो किया हुआ है, एकदम पैरेलल जा रहा है। यहाँ इनकम लेवल बढ़ती जा रही है तो कंजम्पशन आपका क्या हो रहा है, ये देखिए 0 इनकम लेवल पर भी हमारी जो डिमांड थी या फिर कंजम्पशन था वो 20 था, ठीक है। अब ये 20 के बाद में जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है इधर की तरफ को, वैसे वैसे कंजम्पशन आपका क्या होता जा रहा है, स्लोप टुवर्ड्स अपवर्ड या राइटवर्ड डायरेक्शन में स्लोप कर रहा है, ठीक है। और इसी के साथ में आपका एडी भी एक कांस्टेंट डिफरेंस के साथ में स्लोप अपवर्ड है, ठीक। अब एक चीज़ और नोटिस कर लो, एजम्पशन में बेसिकली फर्स्ट एजम्पशन हो गया आपका आई ऑटोनोमस है, सेकेंड एजम्पशन हो गया सी कैन नॉट बी ज़ीरो इवन एट ज़ीरो इनकम लेवल, ठीक है। थर्ड एजम्पशन हो गया आपका एडी विल ऑलवेज बी पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व, ठीक है। रीज़न उसका वही है कि कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के कर्व के बीच का जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए वो हर पॉइंट पर इक्वल डिफरेंस शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा अब एक और चीज़ हम यहाँ पर देख ले रहे हैं कि एज द इनकम लेवल इज़ राइजिंग कंजम्पशन कर्व इज़ ऑल्सो राइजिंग अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और फोर्थ एंड लास्ट और इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिलेशन है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है, या फिर इसको वाई से डिनोट करते हैं हम, यहाँ वाई से डिनोट करके देख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड सी इज़ पॉजिटिव एज द इनकम इज़ इंक्रीजिंग। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता चला जा रहा है। ये आप ग्राफ में देखो या शेड्यूल में देखो, दोनों जगह पर एक जैसा ही है। एज द इनकम इज़ इंक्रीजिंग द कंजम्पशन इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, ओके। तो ये क्या है, आपका पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है। इट शोज़ द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड
कंजम्पशन। ठीक, ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा एग्रीगेट डिमांड क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है। हमने टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में इसको स्टडी किया है, जहाँ पर दोबारा से मैं एक बार शॉर्टली रिव्यू कर दे रही हूँ, जहाँ पर हमने कुछ एजम्पशन ली हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में कि एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ दो कंपोनेंट को इंक्लूड किया है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस माना है एंड वी अज्यूम्ड दैट कंजम्पशन विल इंक्रीज एज द इनकम लेवल इंक्रीजेस। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ हमने देखी है कि जो एग्रीगेट डिमांड है हमेशा पैरेलल टू होगा जो कंजम्पशन कर्व होगा उसके। सो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में समझने की कोशिश की। आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड दैट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी दैट डाउट्स और यू कैन क्लियर आउट दिस डाउट्स इन द गिवन टाइम slot in the evening session. That's all for today. Thank you and have a good day.